आगे है हमारा बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले जैव यानी सजीव के बारे में बताया गया है। जो सजीव होते हैं उनके कोश, जो उनका क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई होता है वह कोशिका होता है। प्रत्येक जो सजीव होते हैं वह जैव प्रक्रम द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं, जैव प्रक्रम करते हैं और अपना पोषण, श्वसन, वहन, परिसंचरण, उत्सर्जन करते हैं तथा नियंत्रण, समन्वय जो कि तंत्रिका और हार्मोन के द्वारा होता है। जनन, आनुवांशिकी, ये सभी करते हैं। जो अजैव होते हैं इनमें इनका संरचना इकाई परमाणु होता है और ये अजैव प्रक्रम करते हैं, जैसे ऊर्जा, परिवहन, गतिकी, प्रकाश की, वैद्युत की। आगे है हमारा तीसरा पोषण। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला पाचन। इस पाचन जो होता है इसमें पोषण यानी हमारा जो मनुष्य में जो पोषण होता है वो पाचन प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें स्वपोषी जो होते हैं वह अजैव से जैव घटक बनाते हैं और ये हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। और जो विषम पोषी या मृतजीवी होते हैं, जैसे मशरूम जो है मृतजीवी है, लाइकेन जो कि सहजीवी है, जो कि लाइकेन और शैवाल दोनों मिलकर पोषण प्राप्त करता है। आगे है स्वपोषी हरे पौधे। हरे पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। 6 CO2 + 12 H2O अभिक्रिया करकर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। 6 CO2 और 6 H2O बना रहा है। यह स्टोमाटा से यह जो जल होता है, यहाँ पे जो जल है वह निकलता है, क्योंकि यहाँ पे वह गैस रूप में होता है। ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा होता है और यह जीव जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है और जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। अमीबा और पैरामीशियम जो होता है वह विषम पोषण द्वारा पोषण ग्रहण करता है। यह एक कोशिकीय है। अमीबा जो होता है कूटपाद या पादप के द्वारा भोजन को ग्रहण करके खाद्य रिक्तिका में ले जाता है और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। और जो हमारा पैरामीशियम जो होता है वो पेशाब के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र एक नली आहार नाल के द्वारा संपन्न होती है, जो कि 8 से 10 मीटर का होता है। यह मुख गुहा से गुदा तक होता है। मुंह में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृदनक, रदनक, अग्रचर्वनक और चर्वनक। कृदनक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अग्रचर्वनक की संख्या 8 और चर्वनक की संख्या 12 होती है। मुख में जीभ होता है जिसपे 4 तरह की स्वाद कलियाँ होती है और लार ग्रंथि होता है जो कि 3 जोड़ी मुख में पाया जाता है, जो कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है। या एमिलेस एंजाइम लाला रस जिसे कहते हैं वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। आगे है हमारा समस्थैतिकता। शरीर तत्व मात्रा, शरीर में तत्व की मात्रा को समस्थैतिकता कहते हैं। जो ग्रहणी है यह पेशीय भाग है जिसमें क्रमाकुंजन के द्वारा मुख से जो भोजन है वह अमाशय में जाता है। अमाशय में जठर ग्रंथि जो होती है जो कि HCl अम्ल का स्राव करता है और वहाँ से भोजन अम्लीय बनता है, वहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। और जो अगर हमारे अमाशय में अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो उसे अम्लता कहते हैं। उसे दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसमें इनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। आगे है अमाशय के बाद ग्रहणी में आता है और ग्रहणी में वहाँ पे 2 नली जुड़ते हैं, यकृत और अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है पीले रंग का ग्रंथि होता है जिससे कि अग्नाशय रस आकर इसमें मिलता है और यकृत भूरा रंग का, इसमें पित्त रस आकर इसमें मिलता है। अग्नाशय रस में जो क्षारीय अगर भोजन क्षारीय होता है तभी वह कार्य करता है, जैसे ट्रिप्सन जो अग्नाशय रस है वो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। आगे ग्रहणी से भोजन क्षुद्रांत में जाता है जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। क्षुद्रांत रस प्रोटीन का पाचन, अमीनो अम्ल में वसा का पाचन, कोलेस्ट्रॉल में करता है।
और कार्बोहाइड्रेट का मतलब पाचन करता है। रसांकुल जो रसांकुल होता है क्षुद्रांत का, वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। बृहदान्त्र में दीर्घ रोम जो होता है परिशेषिका, दीर्घ रोम जो होता है वह जल का अवशोषण करता है, उसके बाद शरीर से उसे बाहर करता है। श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है वह कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूट जाता है, जिसमें कि कार्बन का 6 अणु कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूटने के कारण कार्बन का 3 अणु बचता है। यहाँ पे वह ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अभाव में 3 मार्गों द्वारा वह ऑक्सीजन होता है। जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है जो कि ईस्ट में होता है। यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और अभाव में पेशियों में होता है जहाँ पे लैक्टिक अम्ल जिसके कारण क्रैम्प उत्पन्न होता है और यहाँ पे ऊर्जा और 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वह फास्फेट से अभिक्रिया करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है और एक एटीपी बराबर होता है 30.5 kg पर मोल। अंतर्रोष्मी इंडोथर्मिक क्रिया, मतलब आगे है हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में मनुष्य के श्वसन तंत्र में सबसे पहले वायु को नासाद्वार द्वारा लिया जाता है, उसके बाद मुख के ग्राही द्वारा कंठ में जाता है, कंठ से श्वासनली में, श्वासनली से श्वसनिका जो कि दो होता है, और श्वसनी से श्वसनिका में, और श्वासनिका से श्वास नली में, और वहाँ से कुपिका में जाता है। और मिश्रण द्वारा CO2 और O2 का अलग अलग होता है और O2 हमारे रक्त में मिलता है। जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। जो हमारी कोशिकाएं होती है उसको अगर पूरा फैलाया जाए तो वह 80 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र घेरेगी। श्वसन अंग, पादप का श्वसन अंग रंध्र होता है। जलीय जीव का होता है गिल्स, स्थलीय जीव का फेफड़ा, उभयचर का त्वचा, कीट पतंग का ट्रैकिया और ट्रैकिया श्वास रंध्र होता है। आगे है हमारा रुधिर जो कि तरल संयोजी ऊतक है और इसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, एक आरबीसी और एक WBC। आरबीसी जो कि हमारे अस्थि मज्जा में पाया जाता है, यह 120 दिन जिंदा रहता है और इसका यह यकृत में या पलिया में जाकर मरता है, इसलिए यकृत को इसका कब्रगाह कहते हैं। और प्रति mg यह 4 से 5 मिलियन होता है। और WBC यह सुरक्षा परिसंचरण तंत्र होता है जो कि 24 घंटा जिंदा रहता है और 4 से 5 हज़ार प्रति mg होता है। प्लाज्मा भी रुधिर का एक अवयव है और प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का बनाने का काम करता है। लसिका जो कि वसा का परिवहन करने का काम करता है और कोशिका अवकाश में मतलब कोशिका के अवकाश में यह रहता है। आगे रक्त वाहिनियाँ 2 होती है, एक धमनी और एक शिरा। धमनी, महाधमनी, फुफ्फुस, धमनिकाएँ, उसके बाद एक कोशिका और उपचय क्रिया द्वारा फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शिरा, महाशिरा, फुफ्फुस, फिर शिराएँ और शिरा द्वारा जाता है। आगे है हमारा हृदय जो कि पंप तंत्र कहलाता है, जो कि एक पेशीय अंग है और यह मानव के मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। तो स्थलीय जो जीव होते हैं उनके 4 कोष्ठ होते हैं, उभयचर में 3 कोष्ठ होता है और जलीय जीव में 2 कोष्ठ होते हैं। हमारी कोशिकाओं में उपचय क्रिया द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बनता है, वह हमारे रक्त में मिलता है और शिरिकाएँ द्वारा शिरा होते हुए महाशिरा से दाएं आलिंद में जाता है, दाएं आलिंद से नीले में जाता है, दाएं नीले में, दाएं नीले से
दाएं नीले से हमारा फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा द्वारा फुफ्फुस सीधा होते हुए बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है और बाएं नीले से महाधमनी होते हुए धमनी में जाता है। धमनी से धमनिका और धमनिका से कोशिका और कोशिका में जाता है। आगे है हमारा रक्तदाब। वाहिनियों के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। मानव में प्रकुंचन दाब या संकुचन दाब 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। इसकी माप हम स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा करते हैं और इसके आवाज़ सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जहाँ की लब और डब की ध्वनि सुनने को मिलती है। उच्च रक्तदाब में तनाव होता है, जहाँ की धमनी के संकुचन के कारण होता है और इसमें आंतरिक रक्तस्राव का भी भय होता है। आगे है पादप में परिवहन। पादप में परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा विसरण प्रक्रिया होती है और वाष्पोत मतलब जाइलम ऊतक होती है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा परिवहन करता है और वाष्पोत्कर्षण क्रिया वहाँ पे होती है तथा वह जल और खनिज का ऊपरमुखी गति करता है। आगे है फ्लोएम जो कि आयन सांद्रण द्वारा परिवहन करता है और एक शर्करा को लेकर ऊपरमुखी अधोमुखी सभी दिशाओं में गति करता है। यह O2 का भी परिवहन करता है और चालनी नलिकाएं इसमें होती हैं। आगे है उत्सर्जन। हमारे शरीर से या किसी भी जीव से बचे पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना ये सब सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। जैसे वृक्क जो है मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र का कार्य करता है, जो कि यह उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। इसकी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मानव में 2 वृक्क होते हैं और ये इसका नियंत्रण मेडुला करता है। आगे है जब मानव का वृक्क खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस मशीन द्वारा उसका खून का निस्यंदन कर फिर से उस शरीर में डाला जाता है। आगे है जो शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में जमा रहता है और फिर शरीर से बाहर जाता है। एक दिन में वो जो वृक्क है एक दिन में 120 लीटर रक्त को छानता है और 1 से 2 लीटर बचे पदार्थ को अलग करता है और जिसमें कि यूरोक्रोम के कारण उसका रंग पीला होता है और वहाँ से जो पुनर्अवशोषण जो पदार्थ होते हैं वहाँ से अवशोषित हो जाते हैं और जो बचे पदार्थ होते हैं वहाँ से शरीर से बाहर चले जाते हैं। आगे है पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा होता है। पत्ती के छाल में जमा होता है तथा जड़ द्वारा उसका उत्सर्जन होता है तथा उत्सर्जी पदार्थ रेनिन या गोंद द्वारा भी उसका उत्सर्जन होता है। आगे है हमारा अगला चैप्टर है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिया गया है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों आता है। मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका दोनों आते हैं और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी गति और परानुकंपी गति आती है। अनुकंपी गतियों में धारकन की गति तेज हो जाती है और परानुकंपी में कम हो जाती है। अनुकंपी में पुतली का साइज बढ़ जाता है और परानुकंपी में छोटा हो जाता है। अनुकंपी में मूत्राशय शिथिल हो जाता है और परानुकंपी में संकुचित होता है। अनुकंपी आपातकालीन में अवस्था में होता है पर परानुकंपी गतियाँ विश्राम अवस्था में होता है। आगे है हमारा है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है वह उसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम डायनेसेफ्लॉन जो होता है, थैलेमस इसमें ग्रंथि जो कि दर्द और ताप का नियमन करता है और एक हाइपोथैलेमस इसमें ग्रंथि होता है। आगे है मध्य मस्तिष्क जिसका भाग होता है कॉर्पोरे
क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेडुनकल होता है। और जो कॉर्पोरल क्वाड्रिजेमिना है वो दृष्टि श्रवण के लिए उत्तरदायी है। आगे है पश्च मस्तिष्क, जो कि जिसमें कि मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, जो कि अनैच्छिक गतियों को करता है, और अनुमस्तिष्क ऐच्छिक गतियों को करता है। अनुमस्तिष्क का जो सेरिबेलम होता है वह। आगे है पादप समन्वय। पादप में समन्वय विशिष्ट प्रोटीन के द्वारा, मतलब हार्मोन की गति के द्वारा वहाँ पे पादप में समन्वय होता है, जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। आगे है अनुवर्तन गतियाँ। पादपों में मतलब अनुवर्तन गतियाँ देखने को मिलती है। पहला प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर पादप का अग्रभाग का यानी उसके शीर्ष का झुकाव प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन, पादप की जड़ जल की ओर गति करता है, जिसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन जड़ में होता है और यह जमीन के अंदर अपनी गतियाँ दर्शाता है, उसे गुरुत्वानुवर्तन भी कहते हैं। रसायनानुवर्तन, पराग नलिका का विकास जो है वहाँ पे रसायनानुवर्तन देखने को मिलता है। स्पर्शानुवर्तन, छुई मुई पादप को छूने पर जल की मात्रा के कारण उसका मुरझाना और उसका फैलना स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। आगे है पादप हार्मोन में सबसे पहला हमारा आता है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि जिसकी खोज डार्विन ने किया था। इसका कार्य है वृद्धि कारक होता है। अगला हार्मोन है जिब्रेलिन, जिसकी खोज किया था गुरासेवा, जो कि प्रसूति अंग में पाया जाता है। आगे है हमारा साइटोकाइनिन, जिसकी खोज मिलर ने किया। इसका कार्य है पार्श्व में वृद्धि करना। उसके बाद एब्सिसिक अम्ल, जिसकी खोज यहाँ पे नहीं दिया हुआ कौन किया है, इसका कार्य है वृद्धि रोधक। और एथाइलिन, इसकी खोज किया था नेलाजोवा, इसका कार्य है फल को पकाना और पत्ती को गिराना। आगे है मानव ग्रंथि और हार्मोन और उससे जुड़ा हुआ रोग। पहला है हमारा अपटू ग्रंथि, इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और इसकी कमी के कारण ग्वाइटर रोग होता है। दूसरा ग्रंथि अग्नाशय है, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इससे मधुमेह नामक रोग होता है। आगे है अधिवृक्क ग्रंथि, इससे रेनिन और आपातकालीन हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे इससे रोग होता है बीपी का हाई हो जाना। और अंडाशय, जो कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि मादा में लैंगिक जनन रोग करता है। और वृषण, जो कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि पुरुष में लैंगिक संचारित रोग उत्पन्न करता है। आगे है हमारा यहाँ पे हार्मोन को संक्षेप में दिया गया HPPT हार्मोन। इसमें H जो है हाइपोथैलेमस हार्मोन, P से पिनियल, P से पीयूष और P से पराबटू और T से थाइमस। इसका कार्य हाइपोथैलेमस का कार्य है ग्रंथि को सक्रिय करना। पिनियल ग्रंथि का कार्य है नींद लाना। पीयूष ग्रंथि का कार्य है मतलब वृद्धि करना। और TCM का नियंत्रण करना। पराबटू है आगे है तो उसके बाद थाइमस, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। अगला है हमारा अगला पॉइंट है जनन की आवश्यकता क्यों है। जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है तथा जैव विकास जो होता है वह जो लैंगिक जनन होता है उसमें जैव विकास अधिक होता है और अलैंगिक में कम होता है। जीव अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन करता है और जनन में DNA की प्रतिकृति बनता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर पुंकेसर और मादा स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर का भाग है परागकोश, परागकण, परागनली और मादा जनन तंत्र का भाग है अंडाशय, बीजांड, अंडाशय ये सब। और अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेगा यहाँ पे और अलैंगिक जनन में दो जीव भाग लेगा। परागकण स्वपरागन, जिसमें कि
एक लिंग होता है, दोनों लिंग प्राप्त मतलब होता है जिस पौधे में, उसे वह लिंगी या स्वपरागन उसमें होता है। जैसे गुड़हल, सरसों। पर परागन जिसमें सिर्फ एक लिंग होता है उसे पर परागन कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूज। आगे है हमारा अलैंगिक विधि। अलैंगिक जनन की विधि में पहला आता है विखंडन, जिसका उदाहरण के तौर पे होगा प्रोटोजुआ, जीवाणु, द्विखंडन अमीबा, लेशमानियम में, बहुखंडन प्लेज्मोडियम, मलेरिया परजीवी में, खंडन स्पाइरोगाइरा में होता है, मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है, पुनरुद्भवन पेलेनेरिया में होता है, कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिल की पत्ती में देखने को मिलता है, और बीजाणु समासंग राइजोपस नामक कवक में देखने को मिलता है। आगे है मानव में जनन तंत्र। मानव में नर जो होता है वो शुक्राणु को स्राव करता है, और मादा अंडाणु उसका जनन तंत्र होता है। और शुक्राणु नर से 23 गुणसूत्र और मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर एक युग्मनज का निर्माण होता है। और लिंग का निर्धारण पिता के XY गुणसूत्र पे होता है। और आगे है वो युग्मनज के बारे में, जो ये गर्भाशय में 9 महीने रहता है, जो कि उस टाइम में भ्रूण अवस्था में रहता है। अपरा एक नली होती है जो कि बच्चे से माँ को जोड़ने वाली नली होती है, जिससे कि बच्चा पोषण प्राप्त करता है। जनन स्वास्थ्य। जनन से जो रोग उत्पन्न होता है वो है गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स, जो कि वायरस संक्रमित रोग है। आगे है परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जो है वो कि गैर कानूनी है, और इसके लिए आगे है पुरुष नसबंदी, मतलब गर्भधारण को रोकने के लिए पुरुष नसबंदी, ये सब शुक्राणु का रोग होता है। स्त्री में ट्यूबोकोटोमी होता है, जो कि अंड का उत्सर्जन रोकता है। सेकंडोम, ये सब उपयोग कर इसका गर्भपात रोका जा सकता है, गर्भरोधन रोका जा सकता है। आगे है हमारा आनुवांशिकता। विभिन्न आनुवांशिकता में विभिन्नता को जितने मतलब जीवों में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है उसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का संकरण कराकर उन्होंने विभिन्नताओं को अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने एकल संकरण कराकर फेनोटाइप 3:1 पाया और जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त किया। द्विसंकरण में का जीनोटाइप 9:3:3:1 प्राप्त किया। लिंग का निर्धारण नर के 22 जोड़े गुणसूत्र और मादा के 22 जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं, और जो अंतिम का 23वां गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और इसी गुणसूत्र के कारण लिंग निर्धारण होता है। नर में XY लिंग गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है। आगे है विकास। इसका प्राकृतिक चयन और वर्णन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इनका अंग संरचना के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक समजात अंग और समरूप अंग। समजात जो अंग होता है उसका उत्पत्ति समान पर कार्य भिन्न होता है, जैसे कि पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख। समरूप अंग जिनका उत्पत्ति भिन्न पर कार्य समान, जैसे तितली के पंख और पक्षी के पंख। आगे है जीवाश्म का पता 2 विधियों से करते हैं। एक सापेक्ष विधि जिसमें खुदाई कर पता किया जाता है कि जो जितना गहरा होगा वह जीवाश्म उतना पुराना होगा, और दूसरा फॉसिल डेटिंग विधि जो कि रेडियो कार्बन विधि, जिसमें कि कार्बन से पता करते हैं कि कौन कितना पुराना जीवाश्म है। जो अकेशुरेकी है उसको अमोनानाइट उसका जीवाश्म होता है। मछली का नाइट्रिया और राइजोसोरम, इसका डायनासोर का जो होता है उसे राइजोसोरम जीवाश्म है। आगे है हमारा मानव का विकास।
मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था, जो कि फिलीपींस के पास हुआ था, और इंडोनेशिया के द्वीप के द्वारा ये पश्चिम एशिया और मध्य एशिया आए थे। आगे उत्खनन समय का मतलब मानव विकास में पढ़ना, उत्खनन समय का निर्धारण, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण कर और जीवाश्म का अध्ययन कर हम मानव विकास को देख सकते हैं। आगे आनुवांशिक की परिभाषा। पहला जीन। मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवांशिकी की इकाई हैं। आगे युग्म विकल्पी अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। आगे है विषम युग्मनी जी, इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। आगे है समयुग्मनी जीव, होमोजाइगस, वे जीव जिनमें समान विशेषकों के अलील होते हैं। प्रभाविकता, इसे डोमिनेंस कहते हैं। वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। अप्रभावी या रिसीसिव, वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, इसे कहते हैं जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, जीन प्रारूप कहते हैं। आगे है दृश्य प्रारूप, इसे फिनोटाइप कहते हैं। जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप कहलाता है। सूक्ष्म प्रारूप, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास सूक्ष्म प्रारूप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भृंगों के रंग में परिवर्तन। स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। गुणसूत्र, धागे जैसे संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिससे कोशिका के आनुवांशिक सूचना होती है। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या गुणसूत्र में उपस्थित होता है।